हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। वर्ग 3 को टारगेट करते हुए हमारी साइंस चल रही है, जिसमें कल हमने अपने नए टॉपिक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की है। इस प्रकाश संश्लेषण में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, आपको याद होगा कि पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से पत्ती की मदद से विसरण की विधि से पहुंचती है, डिफ्यूजन से। पेड़ पौधों में पानी मिट्टी से जड़ की मदद से परासरण ऑस्मोसिस से पहुंचता है। पेड़ पौधों को ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन से प्राप्त होती है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनती है वो जल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से बनती है। ये अपन कल पढ़े थे। आज की वीडियो में हम इन चारों को समझेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। इनको अपन समझेंगे: विसरण, परासरण, अपचयन और ऑक्सीकरण। एक एक करके सीक्वेंस से आराम से अपन इनकी स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विसरण, डिफ्यूजन। विसरण आप अपने दैनिक जीवन में बहुत आसानी से देखते हो, बस ये है कि थोड़ी परिभाषा के रूप से लिखना उसको थोड़ा मुश्किल है। तो चलो उसको समझते हैं। विसरण परासरण को समझने से पहले एक बेस है, उस बेस को समझना जरूरी है। पहले अपन उसको देखते हैं। ठीक, एक शब्द अपन को सुनने को मिलेगा जिसे अपन कहते हैं सॉल्यूशन, या जो कहलाता है विलयन। सभी पढ़ते हुए आए हैं। तो पहला पॉइंट तो याद रखना, विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। विलयन सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ये एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण है ना। सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं है, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी से बिल्कुल हल्का हल्का देखते चलो। इसमें दो चीजें होती हैं, दो इसके कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं विलायक, और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, या जिसे अपन कहते हैं विलेय। ठीक, सभी पढ़ते आए होंगे। विलयन के दो घटक होते हैं, एक घटक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। विलायक से यहां पर मतलब है जिसमें डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व या जिसमें घोलते हैं, वो होता है विलायक। विलेय का मतलब होता है जिसे डिसॉल्व करते हैं या जिसे घोलते हैं। मान लीजिए आपने पानी में शक्कर को या पानी में नमक को घोला, तो पानी में घोल रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक। शक्कर या नमक को घोल रहे हैं तो शक्कर या नमक हमारे लिए क्या हो जाएंगे? विलेय, है ना। मान लो ये अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है या एक बीकर है। इस बीकर में हमने लिया पानी H2O, और इस पानी में हमने डाल दिया, मान लीजिए आप, सॉल्ट। सॉल्ट या नमक सॉलिड है, पानी जो है लिक्विड है। जिसमें घोलते हैं, किसमें घोल रहे हैं? पानी में, तो पानी यहां पर हो जाएगा सॉल्वेंट, विलायक। पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी का एक फैक्ट याद रखना, पानी को हमेशा क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। बहुत सारी जगह पर विलायक के रूप में पानी का ही उपयोग होता है। अपने शरीर में ब्लड है, उसमें विलायक पानी है। कोशिका का कोशिका तरफ साइटोप्लाज्म, उसमें पानी। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो सॉलिड है, जो ठोस है, जिसे घोला गया है, वो क्या हो जाता है? सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लेके आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जब सॉलिड और लिक्विड होगा। सॉलिड हमेशा क्या होता है? सॉल्यूट, है ना। सॉलिड जो है
ऑलवेज क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूट, और लिक्विड जो है वो कैसा रहेगा, हमेशा सॉल्वेंट, फिक्स है। लेकिन ये टेक्निक कब काम आएगी, जब एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो। अब मान लो दोनों लिक्विड हो जाए, दोनों सॉलिड हो जाए, दोनों गैस हो जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसके लिए समझना, मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि सॉल्यूट मतलब विलेय, ये भी लिक्विड है, और सॉल्वेंट मतलब विलायक, ये भी लिक्विड है। अब चाहे दोनों लिक्विड हो, चाहे दोनों गैस हो जाए, या चाहे फिर दोनों सॉलिड हो, सब में ये लॉजिक काम करेगा। ठीक, चाहे विलेय ठोस द्रव गैस हो, चाहे उसी विलायक ठोस द्रव गैस हो, तो ये लॉजिक तीनों में काम करता है। जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी क्वांटिटी हायर क्वांटिटी में है, या जिसकी मात्रा अधिक है, वो हमेशा होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम है, जो कम मात्रा में, जिसकी क्वांटिटी लेस है, मात्रा कम है, तो वो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट, या उसे अपन कहते हैं विलेय। एग्जाम्पल के लिए आपने 90% वाटर लिया और उसमें 10% ऑयल मिला दिया, तो आप कहेंगे कि 90% वाटर जो है वो विलायक है, सॉल्वेंट, और 10% ऑयल जो है वो क्या है, सॉल्यूट, विलेय। इसी का उल्टा, यदि आप 90% पानी ले लें और 10% उसमें पानी डालें, सॉरी 90% यदि आप तेल ले लें और 10% उसमें पानी डालें, तो तेल की मात्रा ज्यादा है तो ऑयल यहां पर विलायक हो जाएगा और पानी विलेय। ऐसे ही मिश्र धातु बनाते हैं अलॉय, तो कोई दो धातु को बनाते हैं फिर मिलाते हैं, तो जिस मेटल या धातु का परसेंट ज्यादा होगा वो विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे हवा की बात करें, हवा क्या है, गैस का मिक्सचर है ना। ये पॉइंट आप जानते हैं ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, गैसों के मिश्रण को हवा कहते हैं। अब सब तो गैस के नेचर एक से, सब गैसियस स्टेट में, तो विलायक कौन है, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर अदर गैसेस हैं, ठीक, वाटर वेपर्स हैं, ये सब कुछ है। इसको मिला के अपन क्या कह देते हैं, एयर। लेकिन इस एयर में जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, शर्त क्या कहती है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वो विलायक होगा। यहां पर सबसे ज्यादा परसेंट किसका है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन यहां पर क्या हो जाएगी, विलायक। ठीक, तो जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय। ये कॉन्सेप्ट अभी अपने काम आएगा कहां पर, जब अपन विसरण परासरण पढ़ेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको फोकस होकर समझें। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी, सॉल्यूशन की, विलयन की। अब इसी विलयन की जब अपन बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द आता है, एक टर्म आता है जिसको अपन समझते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सामान्य सा शब्द है, जिसे अपन कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। केमिस्ट्री वाला कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन, या जिसे अपन कहते हैं सांद्रता। ये शब्द बहुत जरूरी है, बहुत बार आएगा ये शब्द, आपके दिमाग में होना चाहिए। सांद्रता का मतलब दो संदर्भ में लेना है, आपको याद रखना है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बोले तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसी भी विलयन में उपस्थित उसके सॉल्यूट या विलेय की मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। जिसमें जितना ज्यादा विलेय होगा वो उतना अधिक कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र होगा। एक दूसरा याद रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बोले तो
कणों की संख्या, जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं वो उतना अधिक क्या रहेगा, सांद्रित होगा, या उतना अधिक वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और मान लो विलियन है, और जिस विलियन में विलेय की मात्रा ज्यादा होगी, नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, वो उसकी सांद्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये शब्द आएंगे, विलियन, विलेय, विलायक, सांद्रता, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेशन। तो ये शब्द आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब यहां से आपका बेस बन गया। अब यहां से अपन विसरण और परासरण को समझते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। परासरण में थोड़ा समझना पड़ेगा, पर विसरण तो बहुत ही सरल है। ठीक, देखिए समझिए। विसरण को आप बहुत अच्छे से कैसे समझेंगे? मान लो आपके घर में, आपके यहाँ किचन में किसी प्रकार का कोई खाना बन रहा है। ठीक, किचन में मान लो आलू पराठा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, XYZ। तो जैसे ही उसकी महक आपके पास आएगी, उसका फ्रेग्रेंस, उसकी स्मेल आपके पास आएगी, आप सूंघ के बता दोगे कि हाँ, आज किचन में ये बन रहा है। या मान लो कोई डिओ लगाता है, कोई परफ्यूम लगाता है, तो उसकी स्मेल आपके पास आ जाती है। घर में आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, तो उस अगरबत्ती की स्मेल आपके पास तक आ जाती है। अपन तो उस पदार्थ के पास नहीं जा रहे ना, उस सब्सटेंस के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेग्रेंस अपने पास तक आ रही है। तो वहां पर, यहां ये सब जो जगह है, यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है, उसे अपन कहते हैं विसरण, या वो कहलाता है डिफ्यूजन। समझिए, सिंपल है, डिफ्यूजन, या जिसे अपन कहते हैं विसरण। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कमरा है जिसपे आप बैठे हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, पूरे के पूरे कमरे में हवा फैली हुई है, एयर रहेगी। अब आप जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपन वैक्यूम या निर्वात में रह रहे हैं, तो पूरे कमरे में क्या है, एयर। अब मान लीजिए आप इस कमरे के एक कोने में आपने लगा दिया अगरबत्ती। अगरबत्ती पहचान गए? आपने यहां पर लगा दिया अगरबत्ती। अगरबत्ती जैसे ही आप जलाते हैं, जैसे ही इस अगरबत्ती को आप जलाते हैं, अगरबत्ती से धुआं निकलने लगता है। ठीक, अगरबत्ती से यहां पर क्या निकलने लगता है, स्मोक, या जिसे आप कहेंगे धुआं। अब समझिए, जब अगरबत्ती अपन ने नहीं जलाया था, तो इस पूरे कमरे में हवा फैली हुई थी, पूरे कमरे की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता एक समान थी। जितनी जो हवा थी वो पूरे कमरे के लिए थी, तो सांद्रता एक समान थी। जैसे ही हमने अगरबत्ती लगाया, तो जिस कोने पे हमने अगरबत्ती लगाया है वहां पर धुआं बना। अगरबत्ती से क्या उत्पन्न हो गया, धुआं। मतलब यहां पर धुआं उत्पन्न होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या या विलेय की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कणों की संख्या बढ़ने की वजह से जहां पर अगरबत्ती लगी हुई है उस स्थान की कॉन्सेंट्रेशन, या जिसे अपन कहेंगे सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, ये भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, कणों की संख्या बढ़ गई है, इस वजह से वहां पर कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता क्या हो जाएगी, हाई। जबकि बाकी जो कमरा है वहां अभी तक धुआं नहीं पहुंचा है, सिर्फ सामान्य एयर है, तो वहां पर इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन लो है। बाकी कमरे की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, ये क्या रहेगी, कम। अब धीरे 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 ये धुआं क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। जहां धुआं की सांद्रता ज्यादा है वो वहां से उस ओर चला जाएगा जहां पर कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता नहीं है। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक पूरे कमरे में बराबर धुआं ना फैल जाए या बराबर खुशबू ना आ जाए। लेकिन असल जीवन में वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके कमरे में खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं,
तो खिड़की और दरवाजे से कण जो है, पार्टिकल्स या जो आप कह सकते हैं धुआं, वो चला जाता है, तो एक साम्य अवस्था जो है वो नहीं आ पाता है ना। लेकिन नियम ये कहता है कि ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक ये धुआं पूरे कमरे में बराबर ना फैल जाए। तो ये जो धुआं है ये अपनी अधिक सांद्रता से, हाई कॉन्सेंट्रेशन, या जिसे आप कहेंगे अधिक सांद्रता से, ये धुआं अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से लो कॉन्सेंट्रेशन, या जिसे अपन कहते हैं कम सांद्रता की ओर जा रहा है। इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं विसरण। किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? विसरण। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम higher concentration to lower concentration is known as diffusion. किसी पदार्थ का अपनी स्वयं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैल जाना, आसपास कुछ भी अपने जो बन रहा है या आसपास किसी प्रकार की जो महक है, उस स्मेल का, उस फ्रेग्रेंस का हमारे तक पर पहुंच जाना, इस सब को अपन कहते हैं विसरण। ठीक, एक पॉइंट याद रखो, विसरण डिफ्यूजन की बात निकली है तो ठीक, पॉइंट ऐसा डायरेक्ट इससे रिलेट नहीं है पर विसरण से रिलेट करता है। ठीक, यदि अपन बात करें किसी भी जंतु की, एनिमल्स, चाहे अपन इसमें खुद की बात कर लें, ह्यूमन, अपन भी एक प्रकार के एनिमल, ठीक, तो अपने बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, या मिनरल्स, ठीक, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक, फिर चाहे आप बात करो पेड़ पौधों की, इनमें भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, या इनके मिनरल्स, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन जिस प्रक्रिया से होता है उसे अपन कहते हैं विसरण। अपने शरीर में ऑक्सीजन यदि किसी कोशिका में, सेल में जा रही है, या किसी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ब्लड में, तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है वो होती है विसरण। पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, अभी बस एक आइडिया रखना, ठीक। और विसरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, विसरण की प्रक्रिया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है। ठीक, विसरण जो है ये ऐसा है जो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए एक ही परिभाषा होगी कि उनका अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाना विसरण कहलाता है। ठीक, चलिए, तो ये कहानी हो गई विसरण की। इसी विसरण की प्रक्रिया से पेड़ पौधों में क्या पहुंच जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है ये अपन समझेंगे जब पढ़ेंगे पेड़ पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। स्टोमेटा की हेल्प से जाती है, पर स्टोमेटा से डिफ्यूजन कैसे रिलेट करता है वो अपन वहीं पर पढ़ेंगे। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं अगली प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस, या जिसे अपन कहते हैं परासरण। ऑस्मोसिस या अगली प्रक्रिया का नाम है परासरण। ठीक, इसको समझने के पहले कुछ पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। परासरण की प्रक्रिया जो है
इसे कराने के लिए आवश्यकता होती है मेम्ब्रेन या जिसे अपन कहते हैं झिल्ली। इस प्रक्रिया को कराने के लिए हमें लगती है मेम्ब्रेन, झिल्ली। तो अब यहीं से आप मेम्ब्रेन के प्रकार समझो, तो जब शब्द आएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। यदि अपन मेम्ब्रेन की बात करें तो पहला प्रकार होता है अपारगम्य, जिसे अपन कहते हैं इम्परमिएबल। दूसरा प्रकार होता है पारगम्य, या जिसे अपन कहते हैं परमिएबल। तीसरा होता है अर्ध पारगम्य, जिसे अपन कहते हैं सेमी परमिएबल। और चौथी होती है चयनात्मक पारगम्य, या जिसे अपन कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। 4 प्रकार की मेम्ब्रेन या झिल्ली होती हैं। ये 4 प्रकार समझ लो, हमेशा काम आएंगी बायोकेमिस्ट्री सब में। तो अपारगम्य नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी झिल्ली जिससे ना तो विलायक बोले तो सॉल्वेंट, और ना तो विलेय बोले तो सॉल्यूट। ऐसी मेम्ब्रेन जिससे ना तो विलायक ना तो विलेय जा सकता, उसे हम कहते हैं अपारगम झिल्ली। मतलब ऐसे बीच में कुछ रखा है, उससे कोई भी पदार्थ यहां वहां नहीं जा पा रहा है, ना तो विलयन का विलायक ना विलेय, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं अपारगम। जिससे ना तो विलायक ना तो विलेय आर पार जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं? अपारगम। नाम ही पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे विलायक या जिसे अपन कहेंगे सॉल्वेंट और विलेय जिसे अपन कहेंगे सॉल्यूट, दोनों जा सकते हैं। कुछ को भी नहीं रोकता, वो सबको आने जाने देता है, दोनों जा सकते हैं, उसे अपन कहते हैं पारगम। सब आओ सब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी होती है अर्ध पारगम। अब यहां से समझना, ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल विलायक, जिससे केवल ओनली सॉल्वेंट विलायक आर पार जा सके, जिससे केवल सॉल्वेंट विलायक आर पार जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। और चयनात्मक झिल्ली मतलब जिससे केवल कुछ खास विलेय के कण, कुछ खास विलेय या सॉल्यूट के कण जा सकते हैं, उसे अपन कहते हैं चयनात्मक। विलायक तो आएगा जाएगा, विलायक चयनात्मक झिल्ली में सॉल्वेंट या विलायक आएगा जाएगा, लेकिन उस विलायक के साथ केवल कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूट या कुछ विशेष प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के, खास की जगह मैं लिख देता हूं विशेष
विलेय के कण सॉल्यूट पार्टिकल जा सकते हैं, उसे अपन कहते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप, या इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जो कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, चाहे जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका, एनिमल सेल, प्लांट सेल, या किसी में भी कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहती है? चयनात्मक पारगम, या वो क्या कहलाती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं दिक्कत नहीं जाएगी। जिससे कुछ नहीं जा पा रहा है इम्परमिएबल, अपारगम। जिससे सब कुछ जा पा रहा है वो क्या होगी? परमिएबल, या उसको अपन कहेंगे पारगम। जिससे केवल विलायक जा पा रहा है, ओनली सॉल्वेंट, तो वो हो जाती अर्धपारगम। और जिससे विलायक तो जा रहा है लेकिन कुछ खास विलेय या सॉल्यूट पार्टिकल चले जाएंगे, वो होती है चयनात्मक पारगम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक, अब इसी से लॉजिक से हम अब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए थोड़ा सा बढ़िया अवेयर होकर समझें आप, सिंपल है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। परासरण जो है ऑस्मोसिस, यहां पर यूज होती है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। चयनात्मक में भी होता है पर वो सेल में हो रहा है। यहां पर समझने के लिए यहां पर किसको यूज कर रहे हैं? अर्धपारगम झिल्ली, या जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको आप थोड़ा सा समझिए। अपन ने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, और इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए हमने बीच में लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में हमने क्या लगाया है? अर्धपारगम्य झिल्ली। याद होगा शायद आपको, अब भी पढ़े अपन, ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण जाते हैं, उनको अपन कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यदि आप असल लाइफ जीवन की बात करो और आपको अर्धपारगम्य झिल्ली देखना हो, तो जब आप अंडे छीलते हो, तो आप देखना अंडे उबालने के बाद जब अंडे छीलते हो, तो जो अंडे का छिलका कवर होता है अंडा, उसके बीच में एक बहुत पतली लेयर होती है, आपको दिखाई देगी, और जैसे ही उसको थोड़ा खींचो टूट जाती है। ठीक, या प्याज की बात करो, प्याज को अपन काटना है, छीलना चालू करते हैं तो ऊपर सूखी परत, फिर उसके बाद सूखी परत, फिर जो सबसे पहली परत आती है जो बहुत पतली होती है, उसको आप ऐसे देखोगे तो लाइट आर पार दिख जाएगी, बहुत पतली परत होती है, उसे अपन कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी रही बात प्रयोगशाला की, तो वो सिलिकॉन से या अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनसे बनाते हैं। तो अपन ने एक कंटेनर को लिया, दो बराबर भागों में बांटा अर्धपारगम झिल्ली की मदद से, और दोनों में हमने बराबर क्वांटिटी में पानी ले लिया। बहुत सिंपल है, बस आप लोग थोड़ा सा अवेयर होकर समझो। दो बराबर भागों में बांटा, मैंने नाम दे दिया ए और बी। दोनों में बराबर मात्रा में हमने डाला है पानी, दोनों में बराबर क्वांटिटी में हमने ले लिया है H2O। ठीक, अब समझना, अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता की यदि अपन बात करें तो दोनों की सांद्रता बराबर होगी, क्योंकि बराबर मात्रा में पानी है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगभग बराबर है, इसलिए दोनों की सांद्रता क्या है? बराबर। अब समझना, ए वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने डाल दिया सॉल्ट, और बी वाला जो है, इस बी वाले पार्ट में भी हमने डाल दिया सॉल्ट। लेकिन फर्क है, फर्क समझना, ए वाले पार्ट में हमने 5% सॉल्ट डाला है, 95% अभी भी यहां पर वाटर है। बी वाले हिस्से में क्या हुआ?
हमने 10% सॉल्ट डाल दिया और 90% यहां पर क्या है, वाटर। अब देखो, अब यहां से आप दिमाग लगाएंगे। यदि अपन ए और बी हिस्से की बात करें तो ए और बी वाले हिस्से में पानी की सांद्रता या विलायक की सांद्रता कहां पर अधिक है? तो आप कहेंगे विलायक की सांद्रता ए में अधिक है, क्योंकि यहां पर 95% पानी है, जबकि बी में उसकी तुलना में 90% पानी है। मतलब पानी की सांद्रता या विलायक की सांद्रता कहां पर अधिक है? तो ए वाले में। यहां विलायक हुआ ना पानी, नमक विलायक, तो विलेय है, ठीक। लेकिन अब आप विलयन के हिसाब से देखो, ठीक। अब आप विलयन के हिसाब से देखो, तो यदि विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, या इसे अपन कहते हैं विलयन, ठीक। ए वाला विलयन हो गया और ये विलयन हो गया किसका? बी का। विलेय और विलायक है तो दोनों जगह क्या हो गया? विलयन। अब यदि विलयन के एंगल्स देखो, आप विलयन के तरीके से देखो तो किसकी सांद्रता अधिक है? जहां पर विलेय की मात्रा अधिक है। और विलेय की मात्रा कहां अधिक है? यहां नमक 10% है, यहां नमक कितना है? 5%। तो अपन क्या कहेंगे? ए वाले पार्ट में जल की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अधिक है। जबकि विलयन के हिसाब से देखें तो ए वाला जो विलयन है, सॉल्यूशन है, इसकी सांद्रता क्या रहेगी? कम। सांद्रता कम है ना, क्योंकि यहां केवल 5% है और वहां पर ये जो है कितना है? 10% नमक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कण की संख्या या विलेय की संख्या यहां पर ज्यादा है, ठीक। तो बी वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे? पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे? जल। तो यहां पर जल की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जल की सांद्रता कम है, 90%, यहां 95 थे। जबकि बी वाला जो विलयन है, इस विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या है? अधिक, ठीक। इस पूरे सेटअप को हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, इसको अपन ने छोड़ दिया। जब इसे छोड़ा गया तो ऑब्जर्व किया गया कि जो ए में पानी था, अर्धपारगम झिल्ली है तो केवल सॉल्वेंट या विलायक आएगा, तो ए में ज्यादा विलायक था, ए में ज्यादा पानी था, तो ए का जो पानी है वो अपनी अधिक सांद्रता से कहां चला गया? कम सांद्रता की ओर। मतलब ए से जो पानी है वो पानी कहां पर जाने लगा? बी में, और बी का वाटर लेवल बढ़ गया और यहां पर वाटर लेवल कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे? यदि हम पानी की बात करें तो ये जो पानी है ये कहां जा रहा है? अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से ये जा रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन, कम सांद्रता की ओर। दिख रहा है? लेकिन यदि इसे आप विलयन के हिसाब से देखें, इसे आप सॉल्यूशन या विलयन के हिसाब से देखें तो क्या होगा? यहां से यहां जा रही है कोई चीज, और यहां पर विलयन की सांद्रता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है, और यहां पर विलयन की सांद्रता अधिक है, और ए से बी में कुछ जा रहा था, तो विलयन के हिसाब से क्या कहेंगे? विलयन अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत बड़ा डाउट है, कई सालों से विद्यार्थियों के मन में चला रहा। मैं खुद जब 12वीं में था ना तो मुझे भी बहुत दिक्कत थी, मैं खुद नहीं समझ पाया। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी खोज मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद पढ़ के ये बता रहा हूं कि ये इसका बेसिक है। आप बिल्कुल याद रखना, परासरण का मतलब क्या होता है? परासरण में पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, जबकि विलयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इस घटना को हम कहते हैं परासरण, ठीक। एक बार मैं बिल्कुल सटीक परिभाषा बोल दे रहा हूं। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में विलायक
या जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। ठीक। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में विलयन का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन from low concentration to high concentration in the presence of semi permeable membrane is known as osmosis। ठीक, क्लियर हो गया? ये होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। विसरण में अपन ने क्या पढ़ा था? ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? तो यदि हम बात करते हैं परासरण की, ऑस्मोसिस की, तो परासरण केवल only occurs in liquid। ये जो परासरण है ये केवल द्रव में होता है, केवल द्रव में होता है। ठीक, आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, परासरण को पढ़िएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि परासरण को समझने में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। आप इस परासरण और विसरण को अच्छे से समझें, रिपीट करके वीडियो थोड़ा रोक के देखें, रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा। इन केस आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको फिर समझा दूंगा। परासरण के क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपचयन और ऑक्सीकरण, इन सब को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार जो पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको डाउट नहीं रहेगा। जल की सांद्रता अधिक है मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, विलयन की सांद्रता कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जल की सांद्रता कम है मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, विलयन की सांद्रता अधिक है मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आप इस वीडियो को पढ़कर देखिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ऐसे ही विज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।